जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री को, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मिडाइवल से, मध्यकालीन से। एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसने वो ना देखी है वो पहले क्लास करके आए, फिर इस क्लास को देखे, क्योंकि कोई चीज़ आप सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है। कल हम देख चुके थे कि इस्लाम धर्म कैसे आया, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, महमूद गजनी कौन था, मोहम्मद गौरी कौन था, संयोगिता कौन थी, जयचंद कौन था, तराइन का युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सारी बातें हम देख चुके थे। तो कल हमने देखा था दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने जा रहे थे। ठीक है, उसको आज कर देंगे शुरू अपन। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियोज़ होंगी आप तक पहुंचती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया है कि इन्हीं जो मैंने मेरे नोट्स शेयर किए हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, इनमें से ही आपको 80 to 85% क्वेश्चन आपको यहीं से हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था इसकी जो स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, जो बाहरी मुस्लिम्स हैं, वो आ चुके हैं। तो अब ये करेंगे यहाँ पर राज। यहाँ पर जब ये रूल करेंगे तो दिल्ली उस समय एक तरह से केंद्र हुआ करता था। ठीक है, अब भी दिल्ली राजधानी है। तो दिल्ली में इन्होंने सबसे पहले अपनी हुकूमत है जमाई थी, जो बाहरी मुस्लिम्स हुआ करते थे। तो जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो स्थापना किसकी करेगा, जो फाउंडर होगा किसका, गुलाम वंश का, या मैं कहूँ मामलुक वंश का, या मैं कहूँ दास वंश का, या फिर मैं कहूँ स्लेव। ठीक है, और ये स्लेव क्यों था, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का दास हुआ करता था, इसलिए इसने दास वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहा था। इसको याद करोगे तो आप देखना आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 1526 में फिर क्या होता है, आपको याद होगा कि जो बाबर था उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। 1526 में जो मुगल थे वो आ गए थे, इसलिए आपको यह जो दिया हुआ है 1206 से 1526 टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1526 से 1707 तक, तो 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई थी। ठीक है, तो 1206 से 1526 से दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, आपको पहले बता ही दिया था। अब ये आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल जो 5 वंश थे उन्होंने शासन किया था। ठीक है, कौन कौन से थे, एक था दास वंश, दास को बता ही दिया मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी में आपने नाम सुना होगा, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो सब आएंगे खिलजी वंश में। फिर आएगा तुगलक। तुगलक में एक फेमस नाम हुआ है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कहते हैं पागल राजा। पागल राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी जो जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी। फिर आता है सैयद। सैयद में आपने नाम सुना होगा, हालांकि इसमें इतने फेमस नाम नहीं है जैसे कि खिलजी खां होता है। फिर है लोधी। लोधी में फेमस नाम है बहलोल लोधी, या मैं कहूँ सिकंदर लोधी, या मैं कहूँ इब्राहिम लोधी। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, ये फेमस नाम हुए हैं। 1526 पर लोधी वंश खत्म हो जाएगा, फिर आएगा मुगल वंश। तो शुरुआत करते हैं दास वंश से। दास वंश को गुलाम वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये नाम याद होना चाहिए, मामलुक। ठीक है, मामलुक नाम किसने दिया था, नाम दिया था हबीबुल्ला ने, ये नाम भी आपको याद रहना पड़ेगा। हबीबुल्ला ने मामलुक नाम दिया था। 1206 से 1290 तक दास वंश रहा था। पहला आया है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह दास वंश का फाउंडर था, संस्थापक था। इसने दास वंश की स्थापना की थी। बताया था कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, जो तराइन के दूसरे युद्ध में सेनापति के रूप में भारत आया था। ठीक है, दास वंश का पहला मूल दास था। मूल दास का मतलब मोहम्मद गौरी पूरा राजा हुआ करता था, फिर उसका सेनापति था, मतलब उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको नाम दिया है पहला मूल दास, मतलब सबसे पहला दास यही था, तो पहला मूल दास था ये। इसने एक वंश की स्थापना की थी, नाम से याद करना, नाम है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन से बन गया कुतुबी।
ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कुतुबी वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। फिर उपाधि कौन कौन सी है इसकी? पहली उपाधि है लाख वक्ष। लाख वक्ष किसको बोलते हैं? लाखों देने वाला, जो लाखों देता रहता है। फिर है पील वक्ष, मतलब हाथी देने वाला। पील कहते हैं हाथी को, तो हाथिया देने वाला, यह बहुत ज़्यादा हाथी दिया करता था। फिर एक है कुरान खवा। कुरान खवा भी जो अपने जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी उपाधि थी। 3 उपाधि हैं, नाम याद रखना, लाख वक्ष, पील वक्ष और कुरान खवा, ठीक है। अब इसने कौन कौन से काम करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने? सबसे पहली बात है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनवाई थी, ठीक है। जो अपनी राजधानी थी दिल्ली कौन लेकर आया था? ये लेकर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने सबसे नाम सुना होगा, दिल्ली में एक इमारत है कुतुब मीनार, सबसे बड़ी इमारत है, सबसे ऊंची इमारत है, ठीक है। तो कुतुब मीनार नाम से दिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब से बन गया कुतुब मीनार। का निर्माण कार्य शुरू करवाया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रहे आपको, एक क्वेश्चन आएगा कुतुब मीनार का को बनवाना, का निर्माण करवाना शुरू किसने करवाया था? शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो काम खत्म किसने करवाया था? खत्म करवाया था इल्तुतमिश में। आगे नाम आएगा इल्तुतमिश, उसने इसको खत्म करवाया था और शुरू करवाया था कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और एक सबसे जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सबसे पहली एक मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम है कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जमा मस्जिद भी सबसे पहली इमारत है दिल्ली की, तो जो अपनी जमा मस्जिद है वो सबसे पहली नहीं है। जमा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। उसके बहुत साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद बनवा दी थी, जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम। कुतुबुद्दीन से कुवत उल इस्लाम याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सभी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। फिर इसकी मृत्यु 4 साल बाद 1210 में हो गई थी। कहाँ हुई थी? नाम ये आपको याद रहना चाहिए, इन सभी की मौत कहाँ हुई है? ये मौत हुई थी लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान में है। चौगान एक पोलो होता है, उस खेल को खेलते हुए इनकी मौत हो गई थी। कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा है आराम शाह। आराम शाह को आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये सारे टाइम आराम ही आराम किया करते थे। आराम क्यों करते थे? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र हुआ करता था, बेटा हुआ करता था, इसलिए सारे टाइम आराम करता था। तो आराम शाह को क्या किया कि आराम शाह के जीजा जी ने, और जो जीजा है इनका आराम शाह का, मतलब मैं कहूँ जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है उनका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया था। अब तो गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश आ चुका है 1211 में। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दास था, क्योंकि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना थी उसमें ही ये था इल्तुतमिश, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का पहला दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन है? वो है इल्तुतमिश। तो इसको बोलेंगे दूसरा मूल दास। दूसरा मूल दास है इल्तुतमिश, ठीक है। उसके अलावा इसने एक वंश की स्थापना की थी, वंश का नाम है शमसी वंश। अगर कुतुबी वंश की स्थापना करने का पूछेगा तो आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछेगा शमसी वंश की स्थापना किसने की थी तो आंसर जाएगा इल्तुतमिश। आपको याद होना चाहिए। इल्तुतमिश को साम्राज्य का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, साम्राज्य का स्वामी। और एक तरह से क्या है कि जो संस्थापक था दास वंश का वो तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन आपको पता है कि वो सिर्फ 4 साल जिया और उसने इतना काम भी नहीं करवाया था। जो मेन काम करवाया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, वो काम करवाया था इल्तुतमिश ने। इसलिए इल्तुतमिश को ही कहते हैं वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। फाउंडर तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जो रियल फाउंडर था, वास्तविक संस्थापक था, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम करवाए थे, ठीक है। तो बीच में कुछ देर के लिए राजधानी थी वो लाहौर हो गई थी, तो इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है वो फिर से लाहौर से दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। आपको बताया था मैंने, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म करवा दिया इल्तुतमिश ने। एक व्यवस्था आती है इक्ता। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। नाम याद कर सकते हो इक्ता, तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी।
ये याद होना चाहिए, जो एकता का मुखिया है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो जो एकता का मुखिया होता है उसे कहते हैं मुक्ति या बलि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो एकता का मुखिया होगा उसको मुक्ति या बलि के नाम से जाना जाता है। एक और आती है तुर्कान ए चालीसा। ये क्या होता है, इसमें एक तरह से 40 सरदार होते हैं, है ना, उनका एक समूह होता है। जैसे कि आप ऐसे मान सकते हो जैसे कि जो चौकीदारी वगैरह करते हैं या फिर जाना होता है, तो 40 लोगों का ग्रुप था वो जाया करता था। एक तरह से आपको इसको याद कर सकते हो। तो तुर्कान ए चालीसा है, उसका निर्माण कार्य भी किसने करवाया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। यह 40 सरदारों का एक समूह होता था जिसे चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि चहलगामी व्यवस्था को शुरू किसने किया था, वो शुरू किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि एकता व्यवस्था को शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। एक आपने नाम सुना होगा चंगेज खान, वो फेमस नाम है, चंगेज खान है, जिसने अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया था, उपद्रव मचाया था। तो चंगेज खान भी पूछेगा कि चंगेज खान किस दिल्ली सल्तनत के राजा के समकालीन था, तो आंसर जाएगा इल्तुतमिश। मतलब इल्तुतमिश जो विषय है उसके टाइम पे ही चंगेज खान यहाँ दिल्ली आया था आक्रमण करने के लिए। तो इल्तुतमिश ने ही चंगेज खान के प्रकोप से दिल्ली को बचाया था। चंगेज खान का भारत में समकालीन राजा इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, यह भी सारे काम रुक रुक के करता था, इसलिए इसको भी गद्दी से हटा दिया था। यह पुत्र था इल्तुतमिश का। ठीक है, अब है रजिया सुल्तान। आपने एक नाम सुना होगा रजिया सुल्तान का, कि यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम रानी थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान है, क्वेश्चन बनता भी है वाला कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम रानी कौन है, रजिया सुल्तान है। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी। ठीक है, यह भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम रानी थी। इसके पति का नाम था अंकतुनिया। जो रजिया सुल्तान है इनके पति का नाम था अंकतुनिया, जो भटिंडा का गवर्नर था, और इन दोनों की हत्या हरियाणा के कैथल में कर दी गई थी। ठीक है, एक नाम आएगा बलबन, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए। बलबन, बलबन के बारे में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बलबन का नाम क्या था, या बलबन किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो बलबन का जो प्रसिद्ध नाम था, या पूरा नाम कहूँ मैं, वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन याद कर सकते हो। बलबन अब तो दुनिया में है नहीं, बलबन गया, तो गयासुद्दीन बलबन। और ये किसका प्रधानमंत्री था, ये है नसीरुद्दीन का। नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री है, मतलब कोई राजा हुआ करता था नसीरुद्दीन, उसके प्रधानमंत्री है बलबन, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। ठीक है, पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। बलबन तुर्कान ए चालीसा का एक सदस्य भी था। आपको याद होगा, बताया था मैंने अभी कि जो इल्तुतमिश है उसने एक चलाई थी, क्या चलाई थी, तुर्कान ए चालीसा बनाई थी, जो 40 सरदारों का समूह हुआ करता था। तो उसी का एक सदस्य था, मेंबर था बलबन, वहीं से निकल कर ये राजा बना था। सबसे जो इसकी उपाधि है आपको याद होनी चाहिए, जिलल ए इलाही। जिलल ए इलाही बलबन की उपाधि है, जिसका मीनिंग होता है शैडो ऑफ गॉड। यह बोलता था कि भगवान मैं ही हूँ। ठीक है, इसलिए इसका नाम उपाधि पड़ गई थी जिलल ए इलाही, शैडो ऑफ गॉड, भगवान की छाया, कि भगवान मेरे को बोलता है, फिर मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। इसके भी काम कौन कौन से हैं। पहली बात तो वही, यह तुर्कान चालीसा का मेंबर था, सदस्य था, तो इसने तुर्कान चालीसा को ही ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। शुरू करवाई थी इल्तुतमिश ने, ख़त्म करवा दिया बलबन ने तुर्कान चालीसा को। ठीक है, इसने एक नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत की थी। एक त्यौहार होता है नवरोज़, उसकी शुरुआत की थी, जिसका बाद में आप पढ़ोगे कि औरंगजेब ने इसको ख़त्म करवा दिया था। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार को इसने 2 प्रथा चलाई थी, सजदा और पैबोस। आपने नाम सुना होगा सजदा, और एक होती है पैबोस। तो सजदा में तो क्या होता है कि ज़मीन पर आप लेटकर किसी को प्रणाम करते हो। ठीक है, पैबोस में होता है किसी के आप पैरों को चूमते हो। ठीक है, इन दोनों प्रथाओं को शुरू किया था बलबन ने। एक है, इसने लोहे और रक्त की नीति चलाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने लोहे और रक्त की नीति चलाई थी। मतलब कि जहाँ पर काम नहीं चले, आपका काम नहीं हो रहा हो, तो तलवार से उसका खून निकाल दो, तलवार से उसको मार दो। लोहे और रक्त की नीति चलाई थी बलबन ने। ठीक है, क्योंकि जिसकी भुजाओं में बल है, ऐसे याद कर सकते हो, बल, तो बल से बन गया लोहे और रक्त की नीति चलाई थी।
इसने एक क्या किया था, सेना का अलग एक विभाग बना दिया था, जिसको बोलते हैं सैन्य विभाग। नाम दिया था दीवान ए अर्ज। कैसे याद करोगे कि कोई सेना का विभाग है, वो कह रहा है कि सर आप अर्ज कीजिए कि हमें क्या करना है, आप आदेश दीजिए, मतलब आप अर्ज कीजिए कि हमें आगे क्या करना है। तो नाम हो गया दीवान ए अर्ज। सैन्य विभाग की स्थापना कर दी किसने? बलबन ने। नाम दिया है दीवान ए अर्ज। यह दास वंश का सबसे कठोर और शक्तिशाली राजा था। पावरफुल कौन था पूरे इस दास वंश का? वो था बलबन। और वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कैकुबाद। कैकुबाद बलबन का पोता था। यह इस वंश का अंतिम राजा है। ठीक है। इस कैकुबाद के बाद में दास वंश का खात्मा हो गया था। और जो कैकुबाद है, कैकुबाद का एक बेटा था, उसका नाम था क्यूमर्स। क्यूमर्स। तो इन दोनों की हत्या, बाप और बेटे की, मतलब कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी ने जब कैकुबाद और क्यूमर्स को मार दिया है, तो अलग से अपने एक वंश की स्थापना करेगा, जिसका नाम जाएगा खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी वंश है 1290 की बात, और 1320 30 साल खिलजी वंश रहा था। ठीक है। और जो अपना इससे पहले था दास वंश, वो रहा था 1206 से 1290 तक। ठीक है। तो खिलजी वंश का फाउंडर कौन होगा? वो होगा जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का फाउंडर है। और इसकी हत्या इसके भतीजा था, क्या नाम है, आप सभी ने नाम सुना है उसका, अलाउद्दीन खिलजी। अब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 1296 से 1316। इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। सिकंदर का मतलब क्या हुआ? आपने नाम सुना हुआ, सिकंदर पहले भी आया था, अलेक्जेंडर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। तो जैसे हम किसी से कहते हैं कि तेरे अंदर तो सूरज जैसी गर्मी है, सूरज जैसा तेज है, तो उसका मीनिंग ये थोड़ी हुआ कि सूरज जितना ही है, पर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं उस चीज़ से, ऐसा बोलकर कि तेरे में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ही कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बताते हैं कि ऐसा अपना कोई भी युद्ध हारा नहीं था। तो इन्हें कहते हैं दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। और यह एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजा था जिसने दक्षिण में जाकर हमला किया था। ठीक है। जो उसका सेनापति था, नाम था मलिक कफूर, उसके साथ में। वरना इससे पहले कोई साउथ में हमला करने के लिए नहीं गया था। ये गया था नीलगिरी की पहाड़ियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी है, दिल्ली सल्तनत का सिकंदर कहा जाता है इन्हें। इनके काम कौन कौन से हैं? इन्होंने स्थायी सेना बनाने की शुरुआत की थी। जैसे अपने यहाँ पर होता है ना भी, परमानेंट अपनी एक आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, एयरफोर्स है, और अपनी सिंपल जो मिलिट्री होती है ये होती है। ठीक है। तो ऐसे ही इसने स्थायी सेना बनाने की शुरुआत की थी, और उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। ठीक है। उनको सैलरी देना भी शुरू कर, जैसे एक तरह से जो आज की व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। इसने एकता प्रथा को बंद कर दिया था। ठीक है। शुरू किसने करवाई थी? दो प्रथा शुरू करवाई थी इल्तुतमिश ने, एकता प्रथा और तुर्कान चालीसा। तुर्कान चालीसा को ख़त्म कर चुका है बलबन, क्योंकि वो उसका मेंबर था। एकता प्रथा को एंड कर दिया है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। दोनों प्रथा खत्म हो चुकी हैं। एक बात है, इसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ा दागने का मतलब इस पर हमारी मोहर लगा दो, जिससे मालूम पड़ जाए कि ये जो घोड़ा है वो हमारा है। ठीक है। इसने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। आप सभी ने देखा होगा, जैसे आज के टाइम भी होता है, कोई भी जैसे प्राइवेट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उन सब का एक अपना आई कार्ड बनता है। इसमें उसका नाम होता है, पिता का नाम होता है, कहाँ का रहने वाला है ना, और कहाँ पर अभी जॉब कर रहा है, सब लिखा होता है। तो सेम चीज़ अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। इसके समय में पूरे भारत में भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। जो भू राजस्व क्या होता है, जैसे किसी की ज़मीन वगैरह होती है तो उससे जो टैक्स मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, उसमें सबसे अधिक थी 50%, 50%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी, जो रेट थी वो कितनी थी, 50%, 50% थी। या क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक किसके टाइम में थी, वो थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। और इस राजा ने बाजार नियंत्रण पर भी व्यवस्था शुरू कर दी थी, मतलब मार्केट पर कंट्रोल था। ऐसा नहीं है कि अपने रेट को आप एकदम से हाई कर दो या बिल्कुल ही कम कर दो, सब कुछ बैलेंस था। मतलब मैं कहूँ एक तरह से जो आज की व्यवस्था है अपने यहाँ पर, वो अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम पे अपना ली थी।
फिर है, यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। आपको बता चुका हूँ मैं इस बारे में। हाँ, अब इसके दरबार में अमीर खुसरो रह करते थे। अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन बनता है कि तोता किसको कहते हैं, भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, यह कोई अच्छे एक कवि थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक पटियाली गांव में, वहाँ हुआ था। भारत का तोता भी कहते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं का शासन देखा था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक है जिसको कहते हैं पागल राजा, हम पढ़ेंगे अभी आगे उसके बारे में। तो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। मतलब ये 8 राजाओं के समय में उनके दरबारी कवि रहे हैं। नाम है, बलबन है, कैकूबाद है, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुबारक शाह है, खुसरो खां है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, इनके प्रसिद्ध सेनापति का नाम था मलिक कफूर। आप सभी ने नाम सुना भी होगा। अलाउद्दीन खिलजी से मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी मलिक कफूर के बारे में बताया गया है। काफ़ी फेमस सेनापति हुआ है इनका मलिक काफूर, और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाम याद रहेगा, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है मलिक कफूर को। फिर है मुबारक शाह। मुबारक शाह के बारे में क्या है, यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, बेटा था। इसने यह कहा कि मैं ही खलीफा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था कि जो खलीफा क्या होता है, जब पैगंबर साहब की मौत हो गई थी तो गद्दी पर एक तरह से कौन बैठेगा, खलीफा। पहला खलीफा कौन हुआ था, अबू बकर, याद है ना आपको। तो सेम इसने कहा था कि मैं ही खलीफा हूँ, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। ठीक है, और यह इस वंश का अंतिम राजा है। ठीक है, मुबारक शाह। उसके बाद में है खुसरो खां। खुसरो खां कौन था, यह इस वंश का अंतिम राजा था। यह मुबारक शाह का दोस्त हुआ करता था। ये आपने चीज़ देखी होगी, जो मुबारक शाह खुसरो का, दोनों के बारे में बोला गया है कि यह इस वंश का अंतिम राजा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने लायक चीज़ ये है, अगर हम इसी वंश की बात करेंगे, ठीक है, तो वो तो है मुबारक शाह, जबकि खुसरो खां मुबारक शाह का दोस्त था। तो एक ये इसी वंश का नहीं हुआ, कोई बाहर से आया था जो इस गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो यह इस वंश का अंतिम राजा है खुसरो खां। यह मुबारक शाह का दोस्त है। इसकी हत्या कर दी है किसने, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक स्थापना किसकी करेगा, वो करेगा तुगलक वंश की। आपको ये जो सारे वंश हैं सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। पहले आया था दास वंश, दास वंश के बाद में कौन आया था, खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद में आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में कौन आया था, सैयद वंश। सैयद के बाद में आया था लोधी। लोधी में सबसे जो लास्ट का राजा होता है, ठीक है, इब्राहिम लोधी, उसको मार के फिर आती है मुगल सल्तनत, जहाँ बनता है बाबर। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसको क्या 2-3 बार देखोगे, सुनोगे ना, अपने आप आपकी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। अब ना चाहोगे ना याद करना, तब भी आप अपने आप याद कर जाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो खुसरो का हो गया, इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। अब आएगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश है वो चला है 1320 से 1404। ठीक है, 84 साल। तो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका फाउंडर है। तो ये तुगलक वंश का फाउंडर हो गया। इसकी हत्या इसी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। ठीक है, जो खिलजी वंश था, जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या उसके भतीजे ने की थी। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या उसी के बेटे ने कर दी। नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो, जिस आदमी ने अपने बाप की हत्या कर दी वो पागल ही होगा, तो पागल राजा कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक नाम है जूना या जोना खां। नाम याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, वो था जूना खां। ऐसे याद कर सकते हो। जूना क्या होता है, जूना होता है जिससे अपन लोग बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, बर्तन साफ कौन करता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि जो पागल है वो आदमी बर्तन साफ कर रहा है। पागल कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। यह दिल्ली सल्तनत का अब तक का सबसे अधिक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, साहसी, बहादुर और पराक्रमी राजा था। लेकिन तब भी इसको पागल राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं पागल राजा, क्योंकि इसने कई सारी पॉलिसी बनाई, नीति बनाई थी, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके कार्य कौन कौन से हैं, एक तो है दोआब के क्षेत्र में टैक्स में इंक्रीमेंट कर दिया था इसने। दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी थी। दोआब क्या है, दोआब होता है
जो अपनी दो नदियाँ होती हैं गंगा और यमुना, उनके बीच का क्षेत्र को बोलते हैं दोआब क्षेत्र, मतलब दो नदियों के बीच के एरिया को, क्षेत्र को। तो उसमें टैक्स की इसने वृद्धि कर दी थी, इंक्रीमेंट कर दिया था। यह इसकी एक असफल योजना थी, है ना। दूसरा है, इसने अपनी राजधानी का भी परिवर्तन कर दिया था। अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको भी बदल दिया था। राजधानी दिल्ली चली आ रही थी, ये अपनी राजधानी को ले गया दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी कहाँ पर है याद रहे, दौलताबाद महाराष्ट्र में। आगे भी नाम पड़ेगा देवगिरी का एक दो बार और, तो याद रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद महाराष्ट्र ले गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि किसने अपनी राजधानी देवगिरी बनाई थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यह भी इसकी एक असफल योजना थी। फिर तीसरा है, क्या हुआ था कि इसने एक मुद्रा चलाई थी, एक करेंसी चलाई थी। वो थी किसकी, वो थी कांसे की। जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज होता है, उसकी एक मुद्रा चलाई थी। तो किसने सोचा था कि मैं कांसे की मुद्रा चलाऊंगा, जो ब्रॉन्ज है उसके सिक्के चलाऊंगा। तो एक तरह से जैसे आजकल जो होती है, आजकल जो नोटबंदी होती है, 2000 का नोट आया था, इसी तरह से इसने भी ब्रॉन्ज है कांसे के सिक्के चलाए थे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि यह जहाँ पर राज कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, वहाँ पर लोगों ने उस टाइम पे बर्तन भाड़े जो हुआ करते थे, तो बर्तन भी कांसे के हुआ करते थे, ब्रॉन्ज के हुआ करते थे, तो लोगों ने उस ब्रॉन्ज को पिघला कर अपने सिक्के बना लिए थे। ठीक है, तो इस वजह से यह इसकी जो स्कीम थी, यह भी इसकी असफल साबित हुई। फिर उसके बाद में है, इस राजा के समय में विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। विजयनगर है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये एक तरह से आज़ाद हो गया था। विजयनगर आज़ाद हो गया था किस राजा के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये याद कर लेना, पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, या क्वेश्चन बनता है कि हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने स्थापना की थी। वर्तमान में एक प्रेजेंट जो विजयनगर है, उसके अवशेष कर्नाटक के हम्पी में मिलते हैं। हम्पी याद रहेगा कहाँ पर, कर्नाटक में है। ठीक है, इस राजा के दरबार में मोरक्को का एक यात्री आया था, इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, पागल राजा है। इस राजा के समय में ही जो मोरक्को है, एक देश है, वहाँ से एक यात्री आता है, नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, उसने किताब लिखी है, किताब का नाम है रहला। रहला, ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, रहला से बनता है रहकला, जिसकी नाक बहती रहती है। ठीक है, तो किसकी बहेगी, जो पागल होगा उसकी बहेगी। तो पागल राजा कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। उसके टाइम पे कौन आया है, इब्न बतूता आया है। कहाँ से आया है, यह आया मोरक्को से। तो इब्न बतूता ने ही किताब है, बुक है, वो लिखी है, बुक का नाम है रहला। ठीक है, रहला। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, पागल राजा है, इसकी मौत हो गई थी सिंध में 1351 में। ठीक है, सिंध में। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, काफ़ी फेमस नाम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, चाचा का बेटा था, फिरोज शाह तुगलक। इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर। एक क्वेश्चन पहले आया था, दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किसको कहते हैं। सिकंदर कहा जाता है, याद करो, अलाउद्दीन खिलजी को। फिरोज शाह तुगलक है, इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर। इंपॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए। इसके कौन कौन से काम हैं। इसका पहला काम था, उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करते थे, बहुत ज़्यादा कर हुआ करते थे। तो इसने ऐसे ही 24 टैक्स को ख़त्म कर दिया था। जो ऐसे टैक्स थे जो जनता के लिए बहुत ज़्यादा बेकार साबित हो रहे थे, उनको इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। इसने केवल निम्न कर ही लगाए थे। कौन कौन से कर लगाए थे, एक था खैराज, एक था खम्स, एक था जक़ात, एक था जजिया, है ना। आपको याद होगा कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो 712 ईस्वी में हमला करता है। कहाँ से आया था, वो आया था अरब से। खैराज, खम्स, जक़ात और जजिया, यह ही कर लगाए थे इसने फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर। खैराज, खैराज जो कर है, टैक्स कब लगता है, ये लगता है भू राजस्व पर, या जब होता है लगान। सुना होगा नाम, अब लगान, लगान होता है भूमि पर लगता है कि जितनी आप भूमि पर कुछ उगाओगे इतना % हमें देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक तरह से
जो आपकी लैंड होती है, भूमि होती है, उससे जो आपको टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, वो होता है खैराज। खम्स होता है, आप कोई युद्ध लड़ने गए, युद्ध में आपकी जीत हो गई, तो जितना भी आप पैसा, सोना चांदी जो भी वहाँ से आप लूटोगे, तो इतना परसेंट आपको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ इसलिए। ज़कात जजिया के बारे में बता ही दिया। जजिया लगता है नॉन मुस्लिम्स पर और ज़कात लगता है मुस्लिम पर। ठीक है, याद कर सकते हो ऐसे। ज़कात जजिया तो आपको याद करवा ही दिया था मैंने। ठीक है, और खैराज को याद कर सकते हो। खैराज, खैराज जैसे हमारे राजस्थान में कुछ खाने की चीज़ आती है, एक जो गुटखा तंबाकू वगैरह आता है, मेराज जिसको बोलते हैं शायद। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो खेती बाड़ी करते हैं, वो वहीं कुछ ना कुछ जो गुटखा तंबाकू खाते रहते हैं, उनसे याद कर सकते हो। खम्स, खम्स से याद कर सकते हो थम्सअप, खम्स थम्स। तो थम्सअप आती है, पेप्सी, कोको वाला वगैरह आती हैं। तो कोई भी आप युद्ध लड़ने गए, वहाँ आपकी जीत हो गई, तो आप कह रहे हो कि मुझे एक थम्सअप तो पिला दें। सिंपल से कोई भी कहानी किस्सा याद करके इसको याद कर सकते हो, या अपने आप इसको याद हो ही जाएगा आपको, 2-3 बार देखोगे तो। ठीक है, उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले टैक्स लगाया था, क्योंकि इसके पहले ब्राह्मणों पर कोई भी टैक्स या कोई भी उनसे कुछ भी लिया नहीं जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना जाता है। आपने देखा होगा रामायण में भी, बाबा महाभारत में उसमें भी देखा होगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का ये पहला ऐसा राजा था जिसने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। ब्राह्मण कौन है? नॉन मुस्लिम है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? लगेगा जजिया। ठीक है, और कौन कौन से काम करवाए थे इसने, फिरोज शाह तुगलक ने? इसने कुछ शहरों की स्थापना की थी। ठीक है, कौन कौन से शहर थे? यूपी में है फिरोजाबाद, नाम से दिख रहा होगा फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोजाबाद यूपी में है। दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला, एक स्टेडियम था जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर, वो भी इसी ने स्थापना की थी, बनाया था या बसाया था। हरियाणा में हिसार, हिसार नाम सुना होगा। हिसार में आपको पता भी होगा कि हिसार में एक एयरपोर्ट बन रहा है, बन गया है, अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ठीक है, एक यूपी में है जौनपुर, हाँ जौनपुर, जो मुन्ना भैया वाला जौनपुर है। ठीक है, मिर्जापुर से आगे, तो वो भी जौनपुर भी बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और कौन कौन से काम थे? इसने दिल्ली सल्तनत के लोगों के लिए कुएं और नहर बनवाए थे, जिससे जो सिंचाई व्यवस्था है, खेतों में पानी दोगे तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाए आपके लिए। तो कुएं और नहर बनवाए थे। इसने सिंचाई कर भी लागू किया था, जैसे आप सिंचाई करोगे है ना, खेती बाड़ी करोगे, इरिगेशन करोगे, तो उस पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। इसने एक दास विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, दास विभाग की स्थापना की थी कि एक दासों का ग्रुप होगा, तो उस विभाग का नाम दिया था दीवान ए बंदगान। कैसे याद कर सकते हो? दास कौन होता है? दास होता है हमारा नौकर, नौकर को हम रखते हैं बंद, ऐसे याद कर सकते हो, बंद, तो दीवान है बंदगान। और इसके समय में दासों की संख्या अधिकतम थी। ठीक है, इसने एकता प्रथा को फिर से शुरू किया था, याद रहेगा। 2 प्रथा शुरू हुई थी इल्तुतमिश के समय में। एक तो थी एकता, एक थी तुर्कान चालीसा। एकता को ख़त्म कर दिया है किसने? सॉरी, पहले ख़त्म किया है तुर्कान चालीसा को, ख़त्म किया है बलबन ने। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दिया है किसको? एकता प्रथा को। फिर से एकता को शुरू कर दिया है किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और यह पहला राजा था जिसने 2 बार अपना राष्ट्र तिलक करवाया था। मतलब जैसे तुमने सुना होगा अकबर के बारे में, अकबर का भी राष्ट्र तिलक 2 बार होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसा होता है ना कि कहीं आप युद्ध में लड़ने गए, युद्ध में मान लो आपके पिताजी राजा हैं, उनकी वहाँ मौत हो जाती है, तो तुरंत आपका राज्य अभिषेक किया जाता है, तुरंत आपको राजा बनाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि सेनापति या सेना होती है, उनको कोई ना कोई राजा चाहिए होता है। इसलिए इनका भी राष्ट्र तिलक 2 बार हुआ था। जैसे मैं भूल रहा हूँ, शायद औरंगजेब का भी राष्ट्र तिलक 2 बार हुआ था। ठीक है, तो यह पहला राजा था जिसने 2 बार अपना राष्ट्र तिलक करवाया था। फिर है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। यह इस वंश का, तुगलक वंश का अंतिम राजा है। नाम क्या है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नाम याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछते हैं तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था? वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके समय में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर नाम याद होगा, तैमूर वो नहीं जो सैफ अली खान का बेटा है, तैमूर था जिसने अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया था, बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फौज हुआ था, जब सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। ठीक है,
तो तैमूर लंग किसके समकालीन था? वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। ठीक है, एक नाम पहले आया चंगेज खान का। चंगेज खान के समय कौन था? वो था इल्तुतमिश। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है ये वाला कि चंगेज खान या तैमूर लंग के समकालीन कौन था? तो चंगेज खान के जब आक्रमण किया था उस समय तो था दिल्ली पर इल्तुतमिश, और तैमूर लंग के समय था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। आपको ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, फिर है खिजर खां राजा ने इस तुगलक राजा को मारकर सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक दूसरे को मारा जा रहा है और नए नए वंश की स्थापना होती जा रही है और आप सभी को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, फिर है सैयद वंश। सैयद वंश है, ये कहाँ से आए थे? ये अपने यहाँ से नहीं थे। जैसे एक तरह से मैं कहूँ कि बाकी सब तो फिर भी कहीं ना कहीं आसपास से थे। जैसे सैयद वंश है वो था जो अपना मध्य एशिया है, जो मिडल एशिया है, वहाँ से आए थे। नाम तो यह है क्रांक्स ऑक्सियाना, ये वहाँ से आए थे। देखो इसमें दिया हुआ है कि जिन्होंने 2 बार राष्ट्रलक करवाया था। पहला तो था फिरोज शाह तुगलक, उसका राष्ट्रलक 2 बार हुआ था। फिर है छत्रपति शिवाजी, उनका भी 2 बार राष्ट्रलक हुआ था। एक था औरंगजेब, उसका भी राष्ट्रलक 2 बार हुआ था। अकबर का आई थिंक 1 बार ही हुआ था, सिंध में हुआ था उसका, अकबर का। ठीक है, सैयद वंश है, खिजर खान ने मार दिया है ना तुगलक को। तुगलक वंश पूरा एंड हो चुका है। तो खिजर खान है वो सैयद वंश का फाउंडर है। फिर है आलम शाह। आलम शाह है, आलम शाह का एक सेनापति हुआ करता था, नाम था बहलोल लोदी। ठीक है, तो आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में अपना जो शासन था वो त्याग दिया। मतलब वो जो आलम शाह है उन्होंने कहा कि मैं अब राज नहीं करूँगा, बहलोल तुम मेरा राज संभाल लो। बहलोल इनका सेनापति हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने प्रशासन खुद इन्हें त्याग दिया था और बहलोल लोदी को अपना जो शासन था वो सौंप दिया था। तो बहलोल लोदी कौन है? वो है लोदी। तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी थी। फिर आया लोदी वंश। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। ठीक है, अंतिम वंश है लोदी वंश। मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, नाम पहले बता ही दिया है मैंने आपको, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला पहला अफगानी है, अफगानी वंश है। यह आए थे अफगान से, लोदी आए थे अफगान से। दूसरा अफगानी कौन होता है आप बाद में पढ़ोगे कि एक आया था शेर शाह सूरी, याद होगा आपको, जो हुमायूं के समय पर आया था, जो हुमायूं को 2 बार हरा देता है, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, और तीसरा जो युद्ध हुआ था सर हिंद का युद्ध आई थिंक, उसमें फिर हुमायूं हरा देता है शेर शाह सूरी को, वो भी अफगानी था। ठीक है, तो पहला अफगानी वंश है लोदी वंश। ये वाला कौन? लोदी वंश हो गया। ठीक है, भारत पर शासन करने वाला। बाकी जो अपने जो पढ़े हैं वंश ये अफगानी नहीं थे, इसलिए ये पहला अफगानी है लोदी वंश, आपको याद होना चाहिए। बहलोल लोदी है, फाउंडर हो गया था लोदी वंश का। बहलोल के बाद में आया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये बहलोल लोदी का बेटा था। आपको पता होगा एक आगरा शहर के बारे में। ठीक है, आगरा में ताजमहल भी है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम का नाम था मुमताज, तो मुमताज के नाम पर ही ताजमहल बनाया था, जो पूरा सफ़ेद संगमरमर का है। आज भी जाते तो अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्यार की इमारत बोलते हैं उन्हें, ताजमहल को। ठीक है, 7वां अजूबा भी है हमारे यहाँ का। फिर है सिकंदर लोदी है, यह बहलोल जो लोदी है उनका बेटा है। याद होना चाहिए कि 1504 ईडी में ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था। याद रहे अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली चली हुई आ रही है। एक बार देवगिरी लेकर गया था, दौलताबाद लेकर गया था पागल राजा, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी है अपनी राजधानी को ले गया है आगरा। क्यों लेकर गया है? क्योंकि आगरा सिकंदर लोदी ने ही बसाया है, 1504 में बसाया है। बहलोल लोदी का बेटा है। ठीक है, बहलोल लोदी कौन है? लोदी वंश का फाउंडर है। और जो ये सिकंदर लोदी है, यह है जो इसने आगरा बसाया है। आगरा कहाँ पर है? आगरा के पास नदी बहती है यमुना। ठीक है, नाम सुना होगा ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो यमुना बहती है आगरा के पास, जो इसने आगरा बसाया है। और ठीक है, फिर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है, यह लोदी वंश का अंतिम राजा है। इसको बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था। पानीपत हरियाणा में पड़ता है।
पानीपत का पहला युद्ध होगा, ठीक है, 1526 में। यहाँ पर लोधी वंश है, जो अंतिम राजा है इब्राहिम लोधी, बाबर के साथ युद्ध होता है, बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और यहाँ पर खुद अपना राज करना शुरू कर देता है। बाबर चूँकि मुग़ल था तो स्थापना होती है मुग़ल वंश की, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन हुआ? इब्राहिम लोधी। बाबर ने इसको हरा दिया। एक्चुअली बाबर आया क्यों था? बाबर इसलिए आया था, कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर जो राणा सांगा थे और जो दौलत खान लोधी थे, आई थिंक नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, तो उन्होंने जब क्या मुग़ल सल्तनत यहाँ से, मुग़ल सल्तनत नहीं सॉरी, जब दिल्ली सल्तनत भाई अपने यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही थी, कोई ना कोई राज किए जा रहा था, तो उस समय बाबर से कहा था कि तुम यहाँ आओ और इनसे युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं और इनको यहाँ से भगा दो। बात यही हुई थी कि तुम भी इनको हरा के यहाँ से चले जाना, लेकिन बाबर अपनी बात से पलट गया और बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को हरा दिया तो बाबर ने भी फिर यहीं पर राज करना शुरू कर दिया था और शुरू कर दी थी मुग़ल वंश की स्थापना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मुग़ल वंश के बारे में। याद रहेगा आपको, 1206 से 1526 रहा है आपका दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी। 1526 से 1857 ये हुआ मुग़ल वंश। इसमें भी दो फेज आते हैं आपके, 1526 से लेकर 1707, क्योंकि 1707 तक रहता है औरंगजेब। इस समय तक मुग़ल वंश काफ़ी पावरफुल हुआ करता था, जो राजा थे काफ़ी ताकतवर थे। नाम करूँ मैं हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मौत हो जाती है, इस तरह से मुग़ल साम्राज्य की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो टूट जाती है, क्योंकि कोई पावरफुल जो राजा है वो मुग़ल साम्राज्य में नहीं बचता है। लेकिन फिर भी 1707 से लेकर 1857 तक कहीं ना कहीं दिल्ली पर मुग़ल साम्राज्य की हुकूमत बनी रहती है। आपने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफ़र। जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो बहादुर शाह जफ़र को सभी ने अपना नेता स्वीकार किया था। उस समय आई थिंक इनकी एज 85 ईयर्स हुआ करती थी। वो चाहते भी नहीं थे कि मैं इस क्रांति में भाग लूँ, लेकिन बाकी सारे राजाओं का दबाव था, किसी ना किसी को एक सीनियर लीडर की ज़रूरत थी। बहादुर शाह जफ़र को नेता बना दिया गया था। जब नेता बनाया तो बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया, और जो रंगून है, म्यांमार में एक जेल पड़ती है रंगून, तो रंगून की जेल में बहादुर शाह जफ़र को बंद कर दिया था, वहीं इनकी मौत हो गई थी। पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ अपने यहाँ पर आ ही जाते हैं। अंग्रेज़ हालांकि पहले ही आ गए थे, जब 1757 की बात है, जब उस टाइम युद्ध हुआ था प्लासी का, तभी एक तरह से अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए थे। लॉर्ड क्लाइव जिसका सेनापति हुआ करता था अंग्रेज़ों का, ठीक है। फिर मुग़ल वंश 2 फेज में होगा। 6 राजा आपके यहाँ हुए हैं 1526 से लेकर 1707 तक, ये सभी आपको याद होने चाहिए। 1707 से लेकर 1857 तक आपको नाम याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नाम याद रख लेना। पहला नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, दूसरा नाम है बहादुर शाह सेकेंड, जिसको कहते हैं बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। फिर जिसको कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि 1857 की क्रांति के समय मुग़ल सल्तनत का राजा कौन था, या दिल्ली पर कौन राजा बना बैठा था, तो नाम जाएगा बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। अब सभी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो मुग़ल सल्तनत में हुए थे। पहला नाम है बाबर। बाबर के बारे में बताया था मैंने आपको, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया है, तभी इसने मुग़ल वंश की स्थापना की है, मुग़ल वंश के फाउंडर है। माता का नाम है कुतुब निगार, याद होना चाहिए। पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, नाम याद होना चाहिए। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। स्थान कहाँ पैदा हुआ था, यह हुआ था मध्य एशिया में, जगह पड़ती है फरगना, ठीक है। नाम याद रहेगा, नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है वाला कि बाबर कहाँ से आया था, बाबर आया था फरगना से। फर याद करो, फर मतलब किसको बोलते हैं, पंख को बोलते हैं, तो यहाँ पर उड़ता हुआ आया था, तो फरगना मध्य एशिया में पड़ती है। पत्नी का नाम है माहम बेगम, याद कर सकते हो बेगम से, तो माहम बेगम। 4 बेटे हुए थे इनके, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। 4 बेटे हुए हैं। हुमायूं का नाम सबने सुना हुआ होता है, 3 बाकी फिर भी नाम पता नहीं होते, आपको पता होने चाहिए। कामरान, अस्करी, हिंदाल। याद करने को ऐसे याद कर सकते हो, किसी ने बाबर से पूछा, बाबर
तेरा काम क्या है, तुम काम क्या करते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा एक बेटा है हुमायूं, क्योंकि हुमायूं का सबने नाम सुना हुआ होता है, वो काम करता है। क्या काम करता है? हुमायूं का काम क्या है? तस्करी करना। किसकी? हींग और दाल की। हींग और दाल की तस्करी करना हुमायूं का काम है। हो गया याद? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हींग दाल, ठीक है। बाबर 1504 में फरगना से काबुल अफगानिस्तान में आ गया था। अफगानिस्तान आया पहले काबुल में, फरगना से, ठीक है। इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बुलाया था कि जो दिल्ली सल्तनत है वो खाली नहीं हो रही है, दिल्ली की गद्दी, तुम यहाँ पर आओ, आक्रमण करो, आक्रमण करके वापस चले जाओ। लेकिन बाबर नहीं गया, बाबर यहीं रुक गया। अब है कौन कौन से युद्ध हुए, सारे युद्ध इसके इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। 1526 में दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाएगा, तो उसी टाइम एक युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध है 1526 में, ठीक है। यह बाबर का भारत में पहला युद्ध था, क्योंकि बाबर आया था मध्य एशिया से। उस समय कहते हैं कि बाबर जब मध्य एशिया का था तो ये लगातार सारे युद्ध वहाँ पर हार रहा था, इसको वहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा था, और उसी हार या डर की वजह से वो अफगानिस्तान या काबुल चले गया था बाद में। पर वही है ना, जब किसी का समय पलटता है तो कभी भी पलट सकता है। भारत में बुलाया, भारत में बुला के यह जीत गया और फिर राज करना शुरू कर दिया। तो यह बाबर का भारत में पहला युद्ध था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, क्योंकि इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था और बाबर ने लोदी को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार गोला बारूद का उपयोग किया था, क्योंकि इससे पहले कभी भी गोला बारूद इस्तेमाल नहीं किए गए थे। पहले सिर्फ तलवारों से, इन चीज़ों से जो हमला है या झगड़ा, मतलब जो लड़ाई है वो हुआ करती थी। बाबर ने पहली बार, क्वेश्चन बनता है वाला कि किसने पहली बार गोला बारूद से लड़ाई की थी या गोला बारूद का लड़ाई में उपयोग किया था, यूज किया था? वो था बाबर, क्योंकि बाबर बाहर से आया था। बाबर को कई सारी बाहर की जो लड़ने की टेक्निक है पता थी, ठीक है। जैसे, चल छोड़ो, बाप के इतना काम की नहीं है, आप याद कर लो कि गोला बारूद का उपयोग किया था बाबर ने। इस युद्ध के बाद ने बाबर ने कलंदर की उपाधि ग्रहण की थी। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रहे। कलंदर की उपाधि किसको मिली थी? बाबर को। याद कर सकते हो, कलंदर, बंदर, बंदर से याद कर सकते हो कि बंदर कौन था जो हमारे यहाँ पर ज़बरदस्ती आ गया, हमारे यहाँ से गया नहीं, वो हो गया बाबर, ठीक है। फिर है खानवा का युद्ध। यह युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, याद रहे कि आपको 4 जो युद्ध हैं याद करने हैं बाबर के, लगातार सीक्वेंस में है। 1526, 27, 28, 29। 26 आपको अपने आप याद रहेगा ही, क्योंकि उसी समय दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। खानवा का युद्ध शुरू होता है 1527 में। यह युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। सांगा के बीच क्यों हुआ था? ऐसे याद कर सकते हो, जब सांगा और दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए, तुम यहाँ से हमला करके हरा के वापिस चले जाना। लेकिन जब वो वापिस नहीं गया, यहीं बैठ गया, तो ऑब्वियस सी बात है सांगा के बीच लड़ाई होगी। सांगा कौन है? हमारे राजस्थान में जो मेवाड़ है, चित्तौड़ है, तो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राणा सांगा। सांगा के बारे में कहते हैं कि इनके शरीर पर 80 घाव थे। 80 मतलब बॉडी में एक तरह से चोट लगी हुई थी, तब भी यह लड़ाई करते रहे थे, ठीक है। राणा सांगा है, उनके बीच लड़ाई हुई थी, खानवा का युद्ध। इसका मुख्य कारण क्या था कि बाबर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से भारत में ही रह गया था। अगला युद्ध आता है 1528 में, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय बताते हैं कि जो चंदेरी का युद्ध है, मेदिनी राय एक्चुअली जो हमारे जो अपना मेवाड़ है, चित्तौड़ का इलाका है, उनके एक काफ़ी खास हुआ करते थे, काफ़ी क्लोज थे और लड़ाई में काफ़ी साथ भी दिया था। इस वजह से इन पर हमला किया था बाबर ने, ठीक है। नाम क्या है? चंदेरी का युद्ध। और किसके साथ हुई थी? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। यहाँ पर भी जो बाबर की जीत हो गई थी। फिर है एक युद्ध, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। यह युद्ध हुआ था बाबर और अफगानी के बीच, याद रहेगा। बाबर और अफगानी के बीच युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। फिर इसी के 1 साल बाद में इसकी बाबर की मौत हो गई थी। 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। 4 युद्ध लड़ लिए इसने, इंपॉर्टेंट।
1530 में इसकी मौत हो जाती है। और शुरुआत में बाबर को कहाँ दफनाया गया था? दफनाया था आपको बाबर को आगरा में एक जगह है आराम बाग। याद कर सकते हो कि मुग़ल सल्तनत की स्थापना की है, मतलब काफ़ी अच्छा नेता है, तो इसको आराम करने की जगह दी जाएगी। कहाँ पर? आराम बाग में। आराम बाग में आराम करने की जगह दे दी। आराम बाग कहाँ पर है? यह है आगरा में। ये आपको नाम याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ जो राजा को दफनाया गया है। तो आराम बाग आगरा में दफना दिया है। बाद में इसको काबुल में दफनाया था। पहले दफनाया था आगरा के आराम बाग में, बाद में दफना दिया काबुल में, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में ही है। तो पूछेगा बाबर का मकबरा कहाँ पर है? वो है काबुल में। जो सुना होगा आपने कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, वो है अपने आगरा के सिकंदरा में। कोई पूछेगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। कोई पूछेगा शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? वो है अपना आगरा में, सॉरी वो है ऐसा दिल्ली में है शाहजहाँ का। ठीक है, अपन देख लेंगे आगे। ऐसे ही एक उसका आता है कि जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा कहाँ है? वो है अपना सासाराम बिहार में। औरंगजेब का पूछा जाता है, वो है देवगिरी दौलताबाद में। ठीक है, ऐसे ही है। बाबर का मकबरा काबुल में है। मुगलों की जो ऑफिशियल भाषा थी वो थी फारसी। याद रहना चाहिए आपको एक क्वेश्चन कि मुगलों की ऑफिशियल भाषा फारसी थी। हमने देखा था पहले जो बुक लिखी गई थी कुरान, पैगंबर सामने लिखी थी, वो किस भाषा में लिखी गई थी? लिखी गई थी अरबी भाषा में। तो ऐसे ही मुग़ल हैं, मुग़लों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल भाषा है, वो है फारसी। एक बाबर की आत्मकथा है, मतलब एक जो उसने खुद ने लिखी थी अपने बारे में कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। तो ऐसे ही उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम है बाबरनामा। नाम से दिख भी रहा है बाबरनामा। यह लिखी गई है तुर्की में। मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है फारसी, लेकिन बाबरनामा लिखी गई है तुर्की में। ठीक है, फिर है हुमायूं। हुमायूं की जो माता का नाम है वही माहम बेगम, मतलब बाबर की बीवी। पत्नी है हमीदा बानो, इंपॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए। पत्नी है हमीदा बानो। इसका बेटा हुआ है अकबर। अब हम देखेंगे कि हुमायूं के समय में क्या होता है। एक अफगानी होता है, उसका नाम है शेरशाह सूरी। ठीक है, तो वो बीच में राज करने के लिए आता है 15 साल के अराउंड। तो इसलिए हुमायूं के हम जो राज है उसको दो फेज में पढ़ते हैं। पहला फेज होता है 1530 से 1540, फिर 1540 से 1555 तक रहता है शेरशाह सूरी, फिर 1555 से 56 एक साल तक रहता है फिर से हुमायूं। ठीक है, तो पहला युद्ध हुआ है चौसा का युद्ध। ये आपको ईयर सन भी याद होने चाहिए इसके। चौसा का युद्ध है, ये हुआ है 1539 में। इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था, फिर भी हुमायूं कहीं ना कहीं राज करता रहा था। फिर इसके एक साल बाद हुआ है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ था कि जो शेरशाह सूरी है यह फिर से जीत गया था। शेरशाह सूरी है यह फिर से जीत गया था। इस लड़ाई के बाद में हुमायूं भारत से भाग गया। कन्नौज का युद्ध हुआ है। कन्नौज के युद्ध के बाद में क्या हुआ कि हुमायूं को हरा दिया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, हुमायूं भारत से भाग गया। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की है। याद दिख ही रहा है, शेरशाह सूरी, तो सूरी वंश की स्थापना कर दी। सूरी वंश भारत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी था। पहला अफगानी कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है ना, और दूसरा अफगानी कौन है? वो है शेरशाह सूरी। तीसरा युद्ध हुआ है सर हिंद का युद्ध, क्योंकि 1540 से 1555 तक राज कौन करेगा? शेरशाह सूरी राज करेगा, क्योंकि हुमायूं को उसने बाहर फेंक दिया। फिर है सर हिंद का युद्ध। इसमें सिकंदर सूर हार गया। सिकंदर सूर उसका आई थिंक ये पोता है किसका? इसका शेरशाह सूरी का, है ना। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हरा दिया था। इस जीत के बाद में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर शासन करना शुरू कर लिया था और हुमायूं ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे। हुमायूं ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे। याद रहेगा कांसे के सिक्के कौन चलाया था? जिसकी पॉलिसी फेल हो गई थी वो था पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। चमड़े के सिक्के चलाए हैं किसने? हुमायूं ने। और इसने दिल्ली में एक इमारत है दीन ए पनाह नामक इमारत का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि यह एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, एक पुस्तकालय था, नाम है दीन ए पनाह। याद रहेगा, पनाह समझ सकते हो, पनाह क्या होती है
कि मैं आपसे पनाह लेने के लिए आया हूँ, मतलब कि जगह में कोई अब रहने के लिए आया हूँ। तो कोई एक लाइब्रेरी थी, वो उसने बनवाई थी, दीन पनाह। तो कहते हैं कि जब हुमायूं अपनी उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था तो गिरने से इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो दीन पनाह में ही 1 साल बाद 1556 में इसकी मौत हो गई थी, जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ठीक है, हो जाएगा याद। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, जिसे उसकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और किसने बनवाया था? इसकी बेगम थी, इंपॉर्टेंट नाम है हाजी बेगम। हाजी हाजी करता था अपनी बीवी के लिए, तो इसलिए इसका जो मकबरा है वो इसकी बीवी नहीं बनवाया था, हाजी बेगम ने। यह देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा है। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। यह देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा है। हुमायूं की एक जीवनी है, मतलब एक उसकी बायोग्राफी है हुमायूं की, उसका नाम है हुमायूं नामा। वो लिखी थी इसकी बहन गुलबदन ने। नाम याद होना चाहिए। बाबर नामा ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने खुद ने लिखी है, लेकिन जो हुमायूं नामा है वो लिखी है हुमायूं की बहन गुलबदन ने। इंपॉर्टेंट नाम है, पूछते भी है हुमायूं नामा किसने लिखी है? लिखी है गुलबदन ने। ठीक है, और यह अकेली ऐसी कथा है जो एक महिला ने लिखी है। एक क्वेश्चन पहले आया था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम रानी कौन है? वो है रजिया सुल्तान। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि अकेली कौन सी कथा है जो महिला ने लिखी है? वो लिखी है हुमायूं नामा, हुमायूं की बहन गुलबदन ने। और हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है? उसकी बीवी हाजी बेगम ने। कहाँ पर? दिल्ली में। फिर सूर्यवंश से बताया था कि 1540 से 1555 तक सूर्यवंश की स्थापना हो चुकी है, शेरशाह सूरी ने की है। इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? वो था फरीद खान। नाम याद होना चाहिए। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। कैसे याद करोगे? याद कर सकते हो, जैसे अपने यहाँ पर फरदीन है, फरदीन खान एक्टर है ना, उसके नाम पे याद कर सकते हो। फरीद खान था। पिता का नाम था हसन खान। फरीद खान तो था खुद का नाम बचपन का, पिता का नाम है हसन खान। फरीद खान बिहार का एक राजा था उस समय, बहार खान लोहानी, उसके यहाँ पर काम कर रहा था। इस राजा ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी। फरीद खान कौन है? शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी को, फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी कि तू शेर है, काफ़ी बहादुर है, तू शेर है। ठीक है, फरीद खान की एक उपाधि शेरशाह भी थी। कुछ समय बाद जो बिहार का राजा है हसन खान लोहानी, वो मर गया, तो शेरशाह सूरी बिहार का राजा बन गया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 लड़ाई में हराया था, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में 1539 और 1540 में हराया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? यह कर्नाटक में किला पड़ता है, जिंजी का किला। नाम याद रहना चाहिए। किला पड़ता है, जिंजी का किला है कर्नाटक में। तो कहते हैं कि शेरशाह सूरी अपनी तोप से तोप दाग रहा था, तो जो तोप का जो गोला है वो दूर ना गिर के शेरशाह सूरी के बगल में ही आके गिर गया था, तो गोला फटा, शेरशाह सूरी की मौत हो गई। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह, और शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश है उसका अंतिम राजा था सिकंदर सूर, जिसको 1555 में सर हिंद के युद्ध में हरा दिया किसने? हुमायूं ने। ठीक है, शेरशाह सूरी के कार्य कौन कौन से हैं? एक तो वो जो आपका पुराना किला देखते हो दिल्ली का जो पुराना किला है वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। मतलब ये है कि लोगों के मकबरा तो मरने के बाद बनते हैं, लेकिन जो शेरशाह सूरी है उसने अपना मकबरा अपने जीते जी बनवा दिया था, है ना, कि मेरा जो मकबरा है वो ऐसे होगा। कहाँ बनवाया था? याद रहेगा, बिहार के सासाराम में। सासाराम जगह पड़ती है बिहार में, वहाँ पर अपना मकबरा बनवाया था शेरशाह सूरी ने, और दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। एक रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। पूछा जाता है कि जो जीटी रोड है फिलहाल में इसका रूट कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, तो आंसर जाएगा अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जीटी रोड फिलहाल में है, ग्रैंड ट्रंक रोड फिलहाल में है। ठीक है, तो एक तरह से देखेंगे जीटी रोड है, इसको एक तरह से 3 भागों में डिवाइड कर लो आप। यहाँ तो शुरू हो रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नाम सुना हो तुमने अटक का, पेशावर, लाहौर। तो अटक में तो है, पाकिस्तान से शुरू होता है
और जाता है बांग्लादेश तक। बांग्लादेश में एक जगह का नाम पड़ता है सोनारगाम, ठीक है। तो अटक पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है, अटक से लेकर सोनारगाम तक, क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया के ही पार्ट हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम भी है जीटी रोड में, ग्रैंड ट्रंक रोड का, ठीक है। तो बीच में अपने जो इंडिया है उनका कुछ पार्ट आएगा, जैसे अमृतसर है, दिल्ली है, अलीगढ़ है, आगरा है, कन्नौज है, कानपुर है, ठीक है। इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 2500 किलोमीटर या 1600 माइल, क्योंकि तो एक माइल में आई थिंक 1.6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1600 माइल या 2500 किलोमीटर हो गया। रूट जाएगा अटक से लेकर सोनारगाम तक, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है इंडिया के पार्ट नहीं हैं, इसलिए फ़िलहाल कोई पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर जाएगा अमृतसर से लेकर कोलकाता तक, ठीक है। इसको NH1 भी बनवाया था, शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं इसको, हाईवे को, NH1 को, जो अमृतसर से दिल्ली तक है। एक किताब, एक बुक आती है शेरशाह सूरी की, उस बुक का नाम है तारिक ए शेरशाह, ठीक है, तारिक ए शेरशाह। और लिखा किसने था? लिखा था इस किताब को अब्बास खां सरवानी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में किताब है, उस किताब का नाम है तारिक ए शेरशाह। तारिक ए शेरशाह है, जिसमें उसकी बताया गया है कौन कौन सी उसने हमले किए थे शेरशाह सूरी ने, कौन कौन सी बहादुरी दिखाई थी, उन सब के बारे में बताया गया है। तो शेरशाह सूरी की जो किताब है, उस मतलब उसके बारे में किताब है, उस बुक का नाम है तारिक ए शेरशाह। लिखा किसने था? अब्बास खां सरवानी लिखा था। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक में एक किला है जिंजी, उस पर आक्रमण किया था। उसने इस किले पर तोप से गोला फेंका, लेकिन यह गोला फटा नहीं और यह सूरी के नज़दीक आकर गिर गया और फट गया, ठीक है। हमने आज देख लिया है, हुमायूं तक हो गया है मुग़ल सल्तनत में। हमारे पास अकबर बचा हुआ है, जहांगीर बचा है, शाहजहाँ बचा है और औरंगजेब बचा है। औरंगजेब पर होते ही हमारा जो मध्यकालीन है, जो मिडाइवल है, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1707 तक हमारा मिडाइवल एंड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी, याद भी हुई होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने में मज़ा आया होगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ें मज़ा नहीं आता ना, तो ना वो आपको पढ़ने का मन करता है, ना वो आपको याद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको चीज़ें मज़ा आना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई आपका कमेंट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम, हमारा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ग्रुप्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए जाएंगे, वहाँ जाकर भी आप नीचे कोई अपना क्वेश्चन है या कोई डाउट है पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।